क्या नया होने वाला है? तो न्यू रिजीम ओल्ड रिजीम वो कंटिन्यू की जाएगी। कैश ट्रांजैक्शन किया उसको कैसे पकड़ा जा सकता है? को लाइटली बिल्कुल मत लें। मेल भी आ गया लेकिन रिफंड अभी तक नहीं आया है। पर रिफंड डेफिनेटली आएगा। क्यों अटका है ये? 4-5 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। कोई डॉक्यूमेंट अगर मिस हो गया है तो अब वो क्या करें? ऑप्शन बचा है जिसे कहते हैं ITR-U। कार्रवाई होती भी है या नहीं होती है? मल्टीपल ईयर के आपके केसेस खुल जाएं। उनकी भी जानकारी देनी होती है। 1 करोड़ से ज़्यादा की अगर आपकी टोटल इनकम है तो क्या जुर्माना लगेगा इनके ऊपर? तो इंटरेस्ट भी है, पेनल्टीज भी हैं। नोटिस का अगर गलत जवाब दे दिया? नोटिस का जवाब ज़रूर देना है। रिवाइज्ड ITR की तारीख निकल चुकी है जो 31 दिसंबर 2025 थी। ऐसे में लोगों के मन में बड़ा सवाल यह है कि आखिर अब उनके पास ऑप्शन क्या है। और लोगों के मन में एक बड़ा सवाल यह भी है कि जिन्हें ITR रिफंड नहीं मिला है आखिर वो कब तक मिलेगा, क्योंकि इनकम टैक्स विभाग की तरफ से उन्हें मेल तो आ चुका है बट अब भी वो रिफंड का वेट कर रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं CA सिद्धार्थ केजरीवाल। आइए आज उनसे बात करते हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत स्वागत है जागरण बिजनेस के पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच अंकित जी। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि जिन्होंने अभी तक रिवाइज ITR फाइल नहीं किया है या डेट मिस कर दी है, उनके पास मेल आने लगे हैं या कुछ लोगों के पास पहले से मेल आ गए हैं, तो उनके पास ऑप्शन क्या है? आखिर अब वो क्या कर सकते हैं? देखिए, मुख्यतः उनके पास अब एक ही ऑप्शन बचा है जिसे कहते हैं ITR-U, अपडेटेड रिटर्न जिसे कहते हैं। वो ही उन्हें फाइल करना पड़ेगा। उसकी टाइमलाइंस होती हैं कुछ, वो उन्हें फॉलो करनी पड़ेंगी और ITR-U ही उनके लिए अब एकमात्र ऑप्शन है जिससे वो अपनी कंप्लायंस जो है वो फुलफ़िल कर सकते हैं। तो क्या जो अपडेटेड ITR है इसके लिए उनको फ़ाइन वगैरह देना होगा? क्या इसका प्रोसीजर क्या है? जी हाँ, बिल्कुल। ITR-U जो है उसके लिए कुछ नियम हैं, उनके अंतर्गत ही वो फाइल की जा सकती है। यदि आप ये चाहें कि आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर दें या रिफ़ंड ले लें तो उस मामलों के लिए ITR-U आप फाइल नहीं कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ अगर कोई इनकम आपकी डिक्लेयर करनी रह गई है या कोई आपने मिस रिपोर्टिंग कर दी है, कोई डिडक्शन एक्सेस क्लेम कर ली है, उन्हीं केसेस में ही आप ITR-U फाइल कर सकते हैं। और ये जिन्हें मेल मिले हैं अभी ITR की तरफ, इनकम टैक्स विभाग की तरफ से कि आपने कोई डॉक्यूमेंट गलत लगाए हैं, या फिर उनके पास क्या ऑप्शन है और वो मेल क्यों मिल रहे हैं लगातार इन लोगों को? देखिए, विभिन्न कारण हो सकते हैं कि आपने कोई, मान लीजिए, कोई ऐसा डिडक्शन ले लिया, कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपने कोई गलत नंबर कोड कर दिया। कोई हो सकता है कि इंश्योरेंस का आप डिडक्शन लेना चाह रहे हैं और उसमें आप गलती से इंश्योरेंस का जो डॉक्यूमेंट नंबर है वो गलत कोड हो गया हो। तो इन सब कारणों की वजह से हो सकता है कि आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आए। तो उसमें आपके पास ऑप्शन यही है कि आप ITR-U फाइल करके और उस रिटर्न को अपना अपडेटेड कर लें, और उसमें यह है कि आपको एडिशनल कुछ टैक्स और इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो आपको उसके साथ आपको ITR-U फाइल करनी पड़ेगी। कि अगर उनको पता करना है कि भाई हमारे डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी है या इनकम टैक्स की तरफ से कोई मेल आया है, तो वो क्या करें? सबसे पहले कहाँ जाएं? मतलब ऑनलाइन चेक कर सकते हैं या ऑफलाइन भी चेक कर सकते हैं? दोनों में प्रोसीजर क्या है इनके? नहीं, चेक तो आपको देखिए ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करें। आप उसमें देखें कि जो आपका पेंडिंग एक्शन का टैब है उसमें क्या स्टेटस है, कोई नोटिस आपको रिसीव हुआ है। आप अपनी मेल चेक करें, कोई अगर उसमें कोई नोटिस है, 3-4 तरीके के नोटिस हो सकते हैं। 133(6) का नोटिस हो सकता है जिसमें कॉलिंग और इन्फॉर्मेशन का नोटिस रहता है, जिसमें हो सकता है कि कोई आपका कोई पार्टी हो जिसके बारे में विभाग जो है वो आपसे कुछ जानकारी मांग रहा हो, तो वो आप जानकारी दें। AIS TIS मिसमैच का कोई नोटिस हो सकता है। तो इस तरीके से कुछ तरीके के नोटिस होते हैं। स्क्रूटनी का भी नोटिस हो सकता है अगर इनकम टैक्स को लगता है कि आपसे ज़्यादा कुछ जानकारी उन्हें हासिल करनी है, तो 143(2) में आपको स्क्रूटनी का भी वो नोटिस दे सकते हैं। अच्छा, इसमें एक ये भी है कि जैसे मान लीजिए कि किसी ने अपनी इनकम कोई नहीं छुपाई, उन्होंने अपना पूरा प्रॉपर्टी का दिया, अपना शेयर मार्केट का दिया, अपना बैंक इंटरेस्ट FD जो भी होता है सब दिया, लेकिन फिर भी कोई डॉक्यूमेंट अगर मिस हो गया है तो अब वो क्या करें? देखिए, इनकम टैक्स जो है वो एक सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, यानी कि जो आप डिक्लेयर कर रहे हैं ये माना गया है कि वो है आपने सही ही डिक्लेयर किया है। सेल्फ असेसमेंट टैक्स का मतलब ही ये होता है कि जो आप डिक्लेयर कर रहे हैं गवर्नमेंट उसको मानती है कि वो आपने सही डिक्लेयर किया। बट अगर आप कह रहे हैं कि कोई गलती रह गई तो उसमें फिर वही है कि आपको ITR-U फाइल करके उसको अपडेटेड रिटर्न करके जो त्रुटि है, जो मिस्टेक है, उसको आप ठीक करें, और जो उसमें एडिशनल टैक्स और इंटरेस्ट की लायबिलिटी है वो आप पे करें और उसको ठीक करें। ये अपडेटेड ITR का प्रोसीजर क्या है? उसका एक फॉर्म है अलग से, उसके लिए आपको 2-3 तरीके से आप डाल सकते हैं, मतलब टाइमलाइंस होती हैं उसकी अलग अलग।
जैसे अगर आप विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर डाल रहे हैं तो उसमें 25% एडिशनल टैक्स रहता है। अगर आप विद इन 24 मंथ्स डालते हैं तो उसमें 50% एडिशनल टैक्स रहता है। इस तरीके से उसके 4 साल तक आप उसको डाल सकते हैं विद एडिशनल टैक्सेस। 4 साल तक? हाँ जी। इसके अलावा कोई ऑफलाइन का भी प्रोसीजर होता है कि? ऑफलाइन तो कोई प्रोसीजर नहीं है, आपको ऑनलाइन ही डालनी पड़ेगी। और अगर किसी ने फॉर्म 16 में कोई गलती कर दी है? तो आप सबसे पहले अपने एम्प्लॉयर से बात कीजिए। आप देखिए कि जो आपने एम्प्लॉयर को कागज़ दिए हैं वो ठीक दिए हैं, क्या आपकी कोई गलती रह गई है या फिर एम्प्लॉयर के एंड पे कोई गलती है। क्योंकि बहुत सारे इंस्टेंसेस में ऐसा भी हो रहा है कि एम्प्लॉयर्स के पास भी चिट्ठियां जा रही हैं कि अगर कोई कोई गलतियां हैं कुछ, आपके मान लीजिए आपके एम्प्लॉयर के पास 1000 एम्प्लॉयज़ हैं और काफ़ी लार्ज लेवल पर आपके एम्प्लॉयज़ उसमें गलतियां हैं, तो एम्प्लॉयर्स के पास भी आजकल नोटिस जा रहे हैं कि आप बताएं कि आपने जब एम्प्लॉयज़ से प्रूफ लिए तो उसमें वो क्या थे, क्या आपने उसको आपने रिकॉर्ड्स लिए और आप हमारे साथ शेयर करें। तो आप ये चेक कीजिए कि आपने जो एम्प्लॉयर को दिया है आपके एंड पे गलती रही है या एम्प्लॉयर के एंड पे गलती है। आप कोशिश कीजिए कि फॉर्म 16 आपको रिवाइज करके मिल जाए। अगर नहीं मिल रहा तो आप सेल्फ बेसिस पर भी अपनी ITR अपडेटेड रिटर्न डाल सकते हैं और जो त्रुटि है उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है। और एक सवाल इसमें ये भी आता है कि मान लीजिए ITR अब बहुत ज़रूरी हो गया सभी के लिए अब, लेकिन जो लोग कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी इनकम टैक्सेबल नहीं है लेकिन उनका ITR छूट गया है, अब वो भरना तो चाहते हैं, अब उनके पास क्या ऑप्शन है? क्या वो भर सकते हैं अभी भी? देखिए ITR जो है वो तब तक नहीं जा सकती है जब तक आपके पास कुछ एडिशनल टैक्स पेबल नहीं है। अगर एडिशनल टैक्स पेबल नहीं आ रहा है उसमें तो आप ITR नहीं डाल सकते हैं। अगर टैक्स पेबल है तो ही आप ITR डाल सकते हैं। अगर नील की रिटर्न है और आपने नहीं डाली है तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको वेट ही करना पड़ेगा। विभाग जब कोई एक्शन ले या कुछ चिट्ठी आए तो आप उसका जवाब दें। एक ऑप्शन ये भी होता है ना, मतलब एक मामला ये भी आता है कि जैसे मैं सैलरीड हूँ, मेरी सैलरी 8 लाख या 10 लाख या 6 लाख जो भी है, एक पर्सन है जो अपना काम करता है, अपना बिजनेस करता है, लेकिन वो अपना 7 लाख 8 लाख कमाता है, तो क्या उसके पास भी रहता है ये ऑप्शन? हाँ जी, ITR आप किसी भी हेड ऑफ इनकम में आप डाल सकते हैं। इसमें चाहे आप सैलरीड हैं, चाहे बिजनेसमैन हैं, चाहे आपकी अदर सोर्सेज की कोई इनकम है, कैपिटल गेन है, किसी भी हेड के लिए आप ITR डाल सकते हैं। अपडेटेड ITR के अलावा कोई ऐसा फॉर्म रहता है जहाँ पर लोगों को कन्फ्यूज़न होता है? ITR ही है। और कोई इसमें ऐसा कन्फ्यूज़न वाला नहीं है? ठीक है। तो इसमें जैसे पहली बार जो कर रहे हों, जिनसे गलती हुई हो, तो वो किसकी मदद लें ऐसे में? आप एक एक्सपर्ट की मदद ले सकते हैं, टैक्स प्रोफेशनल की मदद ले सकते हैं, या फिर आप खुद से भी कोशिश करके डाल सकते हैं। सिंपल ही फॉर्म में आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं, आप उसको सिलेक्ट करें, ITR भरना है, आप उसका डालें और आप करें, आप कर सकते हैं खुद से भी। और एक ये वाला भी आता है कि जैसे मान लीजिए कि किसी ने एक बार ITR गलत भर दिया, 2 बार गलत भर दिया, या किसी का बार बार ही गलत रहा, या कोई डॉक्यूमेंट मिस हो गया और ये लगातार हो रहा है, तो उस पर क्या कार्रवाई की जा सकती है? कार्रवाई होती भी है या नहीं होती है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये साल दर साल अगर आप गलत ही इन्फॉर्मेशन भरते जा रहे हैं तो काफ़ी हाई चांसेस हैं कि आप डिपार्टमेंट की नज़रों में आएंगे। हो सकता है कि हर साल ही आपको डिपार्टमेंट नोटिस भेजे, या आपके हो सकता है कि इनकम एस्केपिंग असेसमेंट में जाके 148 का नोटिस आ जाए और मल्टीपल ईयर के आपके केसेस खुल जाएं। ये भी एक संभावना है। ये 148 में क्या क्या होता है? इनकम एस्केपिंग असेसमेंट होती है। अगर इनकम टैक्स को लगता है कि कोई लार्ज स्केल इवेजन हुआ है तो वो 148 में आपकी प्रोसीडिंग्स चलती हैं। अच्छा, एक ये भी बड़ा सवाल आता है कि जैसे मान लीजिए मैं शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करता हूँ, मैं क्रिप्टो में ट्रेडिंग करता हूँ, मेरे बैंक FD हैं और मैंने प्रॉपर्टी ले रखी है, इवन मैंने विदेशों में कोई प्रॉपर्टी ले रखी है। अगर मान लीजिए इसमें से कोई स्किप हो जाता है कि मैंने इसकी एक जानकारी नहीं दी है, तो इस स्थिति में क्या होता है? अगर एक जानकारी नहीं दी है तो वो कार्रवाई कौन सी होगी? इसके बाद अगर कार्रवाई करता है आयकर विभाग तो सामने वाले के पास क्या ऑप्शन रहेगा? देखिए, काफ़ी लार्ज स्केल पे नोटिस आए थे जो फॉरेन एसेट्स थे किसी के, अभी दिसंबर में हाल ही में, कि कोई फॉरेन एसेट आपने नहीं डिक्लेयर किया है। कोई बैंक अकाउंट है, कोई आपका बाहर कोई बच्चा पढ़ने गया है, उसका कोई बैंक अकाउंट है वहाँ पे, उसने यहाँ पे रिटर्न डाली और उसका वो बैंक अकाउंट डिक्लेयर करना रह गया। तो इनकम टैक्स विभाग ने अपनी तरफ से एक पहल की थी कि ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, बट हम आपको ये मौका दे रहे हैं कि आप अपनी तरफ से सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे इस रिटर्न को रिवाइज़ कर दें और जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आप अपनी डिक्लेयर करके चलें। तो काफ़ी लोगों ने वो रिटर्न अपनी रिवाइज़ करके, और जो फॉरेन एसेट्स वाला शेड्यूल होता है उसमें लोगों ने अपनी जो भी जानकारी देनी थी वो डाल दी है,
और उसके बाद वो मुझे नहीं लगता कि जैसे काफ़ी टाइम तक वो रिटर्न प्रोसेस हुई भी नहीं थी लोगों की जिसके फॉरेन एसेट्स थे, तो अब वो डालने के बाद वो रिटर्न प्रोसेस हो गई हैं और लोगों के रिफंड्स भी आ रहे हैं और उसमें कोई दिक्कत हो नहीं रही है। अभी भी अगर आपको लगता है कि 31 दिसंबर के बाद भी आपको कोई ऐसा कुछ लगता है कि आपको रिपोर्टिंग रह गई है एंड यू वांट टू रिपोर्ट इट, तो आपको ITRU की ही मदद लेनी पड़ेगी। बट उसमें आप अपने फॉरेन एसेट्स या कोई भी मिस रिपोर्टिंग कुछ अगर अंडर रिपोर्टिंग हुई है तो आप ITRU डाल के एडिशनल टैक्स के साथ वो अपना डिपार्टमेंट को दे सकते हैं। अच्छा, मेरे घर का जैसे मान लीजिए कोई सदस्य फॉरेन में जॉब कर रहा है और वो मुझे हर महीने एक फ़िक्स अमाउंट जैसे डालता है अकाउंट में। जैसे मान लीजिए अगर मेरे घर का कोई मेरा भाई बाहर जॉब कर रहे हैं और अगर वो महीने का हर महीने मुझे 50,000 रुपये देते हैं, मैं सैलरीड हूँ और मुझे 50,000 अलग से आ रहा है, तो क्या मुझे उसकी भी जानकारी देनी होगी कि मेरे भाई ने मेरे अकाउंट में डाले हैं मुझे घर परिवार के चलाने के लिए, तो इसकी भी जानकारी देनी होगी? जी नहीं, अगर आप बिल्कुल आपके ब्रदर हैं तो और रिलेटिव की डेफिनेशन में कवर हो रहे हैं, तो रिलेटिव जो आपको पेमेंट्स दे रहे हैं वो गिफ्ट में करके और वो टैक्स एग्जेम्प्ट होती हैं, तो एज सच उस पर कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है। आप चाहें तो वो रिपोर्ट कर सकते हैं अपनी ITR में, अगर नहीं भी किया है तो वो गिफ्ट के अंदर कवर होएगा एंड दैट विल नॉट बी टैक्सेबल। तो और इसमें गोल्ड सिल्वर वाला बड़ा मसला आता है कि अगर आपके पास गोल्ड है, सिल्वर है, आपके पास है बिल बाकायदा है और आपने उनकी भी जानकारी देनी होती है। देखिए 1 करोड़ से ज़्यादा की अगर आपकी टोटल इनकम है तो आपको पूरा उसमें एसेट लायबिलिटी का एक शेड्यूल होता है, वो डिक्लेयर करना होता है। तो उसमें आपको सारे ही एसेट और सारे ही लायबिलिटी आपको डिक्लेयर करने होते हैं। तो उसमें आपको जो भी आपके पास गोल्ड सिल्वर जितने भी एसेट्स हैं वो सब डिक्लेयर करने हैं। अगर 1 करोड़ से कम आपकी टोटल इनकम है तो ये डिक्लेयर करने की आपको ज़रूरत नहीं है एज सच। इसके अलावा प्रॉपर्टी वाला जितना भी सब वो हम देते ही हैं जानकारी उसमें। तो जो कैपिटल गेन अगर कोई सेल परचेज है वो सब चीज़ें, इसमें मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि AIS एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो गया है। AIS TIS की जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई भी रिटर्न कोई भी आप ड्यूरिंग द ईयर भी अगर आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं बहुत सारी जगह से, जैसे आपके बैंक्स हैं, शेयर ब्रोकर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, सब लोगों को एक SFT वाला रिटर्न होता है, वो डालना होता है। एंड वो रिटर्न के बेसिस पे कोई अगर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है, कोई आपने रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टीज़ है, वहीं पे भी आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की है, तो सब लोग SFT की रिटर्न डालते हैं। वो इन्फॉर्मेशन फ्लो होती है AIS और TIS में। अगर आप रिटर्न डाल रहे हैं तो आप ये इस बात का खास ध्यान रखें कि AIS और TIS से मैच करके ही आप रिटर्न डालें अपनी। अगर ये मिसमैच हो जाता है, AIS में कोई जानकारी आपने छोटी सी गलती कर दी है और TIS में वो गलती हो गई है, तो फिर इसका क्या है? इसमें क्या प्रोसीजर होता है? इस पे कोई कार्रवाई होती है? देखिए, आप सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल में लॉगिन करें। AIS TIS का टैब है, उस पर आप जाएं, वो अलग से आपको AIS के पोर्टल पे लेकर जाएगा। जिस भी फाइनेंशियल ईयर को आपको चेक करना है 24, 25, 25, 26, वहाँ पे जाके आप अपना AIS उस ईयर का खोलें। उसमें पूरी ट्रांजैक्शंस की लिस्ट आती हैं जहाँ से भी रिपोर्ट होके आई होती हैं, चाहे सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, कोई शेयर्स की सेल परचेज हैं, कुछ भी हैं। आप उसमें चेक करें कि क्या ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट हो रही हैं। अगर वो एक्यूरेट हैं तो आप उसको इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट मार्क करें, और अगर वो एक्यूरेट नहीं है, कुछ डिस्प्यूट है, उसमें पार्शली करेक्ट और इनकरेक्ट का भी ऑप्शन देते हैं, तो आप उसमें फीडबैक दें कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये गलत है या पार्शली करेक्ट है। तो आप उसमें फीडबैक दें और उससे मैच करने के बाद ही आप उसमें रिटर्न में डालें। अब जैसे कोई गलती हो गई है, मेरे पास नोटिस आ गया है, लेकिन अब वो जो अपडेटेड ITR है वो मैं खुद भरना चाहता हूँ, तो इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है? कोई प्रोसीजर नहीं है? मतलब इसमें स्टेप बाय स्टेप सिमिलर सा ही है, जैसे आप नॉर्मल रिटर्न भरते हैं वही है। सेल्फ असेसमेंट टैक्स में आप चालान भरें उसमें, और जो भी आप जैसे ITRU का ऑप्शन आएगा रिवाइज रिटर्न करने का, वो सिलेक्ट करें, रिवाइज रिटर्न करें और उसमें भरते चले जाएं। अच्छा, पिछले महीने तक अभी दिसंबर 2025 तक लोग वेट कर रहे थे कि इस बार उनका ITR रिफ़ंड आ जाएगा, और इनकम टैक्स विभाग की तरफ से भी कहा गया था, CBDT तरफ से कहा गया था, उनके चेयरमैन उन्होंने भी यही कहा था कि भाई हमने रिटर्न देना शुरू कर दिया है और 15 दिन मतलब 15 दिसंबर तक सबका आ जाएगा। 15 दिसंबर, 31 दिसंबर भी निकल गया, 25 भी निकल गया और जनवरी के लगभग 9 दिन भी निकल गए हैं, और अभी भी कई लोगों के रिफ़ंड नहीं आए। तो क्यों अटका ये? देखिए, इसमें आप 4-5 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। आप सबसे पहले इनकम टैक्स पे लॉगिन करके आप अपनी रिटर्न का स्टेटस देखें कि रिटर्न प्रोसेसिंग में गई है या नहीं। अगर वो गई है तो क्या वो प्रोसेस्ड हो गई है।
अगर प्रोसेस्ड हो गई है तो आपके पास 143(1) की इंटीमेशन आई होगी, आप उसमें देखेंगे उसमें रिफ़ंड आपका ड्यू हुआ है या नहीं, या कोई डिमांड है या कैसे हुआ है। जो रिटर्न प्रोसेस हुई है जो आपने डाली थी और जो डिपार्टमेंट ने उसको असेस करके जो निकाला है उसमें कितना रिफ़ंड ड्यू हुआ है। अगर रिफ़ंड ड्यू दिखा रहा है तो उसके बाद आपको 2-3 स्टेप्स और लेने हैं। सबसे पहले आप देखेंगे आपका पैन आधार लिंक है या नहीं, आपका एटलीस्ट एक बैंक अकाउंट वैलिडेटेड होना चाहिए पोर्टल पे जो उसमें स्टेटस दिखाए कि बैंक अकाउंट वैलिडेटेड, आप उसी को नॉमिनेट करें रिफ़ंड के लिए। अगर ये सब चीज़ें आपने की हुई हैं, ये सब चीज़ें ओके हैं, तो आप कुछ नहीं करना है आपको, आप वेट करें 7 से 15 दिन, आपका रिफ़ंड डेफिनेटली आएगा। और अगर नहीं भी आता है तो उसमें आपको विद इंटरेस्ट रिफ़ंड मिलेगा। से अगर आपने 24-25 की रिटर्न डाली तो 1 अप्रैल 25 से जब तक भी रिफ़ंड आपका नहीं आ रहा है आपको 6% ईयरली ब्याज भी मिलता है उस पर। जैसे कई लोगों के मन में ये बड़ा सवाल है कि भाई रिटर्न मेल भी आ गया है इनकम टैक्स विभाग का, लेकिन रिफ़ंड अभी तक नहीं आया है, तो वो लोग बड़े पैनिक में हैं कि आएगा नहीं आएगा, आएगा तो कब तक आएगा। अब कई लोगों को ये समझ में नहीं आता कि चेक कहाँ करें और कैसे चेक करें। तो इसमें सबसे जो एक बड़ा मेन पॉइंट है तो वो कौन सा होता है जो जिसके चक्कर में ये रिफ़ंड अटक जाता है? देखिए यही सब हैं, आपको बैंक अकाउंट ज़रूर देखना है कि आपके बैंक अकाउंट में और आधार में और पैन में तीनों जगह जो आपका नाम है वो सेम होना चाहिए, पैन में कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए, बैंक अकाउंट वैलिडेटेड होना चाहिए आपका इनकम टैक्स पोर्टल पे। इनकम टैक्स पोर्टल पे एक ऑप्शन होता है जिसमें आप चेक योर रिफंड स्टेटस का आप ऑप्शन जाके उसमें देख सकते हैं कि उस पर क्या स्टेटस आ रहा है। और जिन लोगों को नोटिस मिले हैं कि भाई उन्होंने कोई गलती कर दी थी या कोई डॉक्यूमेंट छूट गया, तो अब उनके पास नोटिस आया है, तो इसमें क्या कोई जुर्माना ऐसा मतलब इसके बाद भी अगर वो नहीं भरते हैं तो क्या जुर्माना लगेगा इनके ऊपर? देखिए लेट फीस तो लगती ही लगती है क्योंकि अब लेट हो गई है आपकी रिटर्न, तो 234(f) एक सेक्शन है उसमें आपको लेट फीस के साथ ही रिटर्न डालनी पड़ेगी। उसके अलावा भी पेनल्टीज़ हैं, अगर आप नॉन कंप्लाई करते हैं, रिटर्न डालते ही नहीं हैं, तो इंटरेस्ट भी है, पेनल्टीज़ भी हैं, वो वेरियस सेक्शंस में आपके ऊपर लग ही सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि क्या आप किस तरीके की रिटर्न है, उसमें अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग सेक्शंस में पेनल्टीज़ आपके ऊपर लगाई जा सकती हैं। नोटिस का अगर गलत जवाब दे दिया? नोटिस का गलत जवाब आपको बिल्कुल नहीं देना है, ये आपको ध्यान रखना है कि नोटिस का जवाब ज़रूर देना है। कोई भी नोटिस अगर आपके पास आ रहा है सबसे पहले ये देखिए कि वो सही है या नहीं है, कोई फेक नोटिस तो नहीं है, इनकम टैक्स की तरफ से ही होना चाहिए। नोटिस आपको रेगुलर मेल पे भी देखना चाहिए, मैसेजेस पे भी आते हैं नोटिसेस, आप पोर्टल पे जाके देख सकते हैं कि नोटिस कोई वहाँ पे दिख रहा है या नहीं। अगर कोई नोटिस आया है तो आप देखिए कि किस चीज़ का नोटिस है, AIS TIS का है, कोई फॉरेन एसेट्स की रिपोर्टिंग से लेकर है, किस चीज़ का नोटिस है, ये आइडेंटिफाई करना बड़ा ज़रूरी है। फिर आप उसमें रिप्लाई ज़रूर करें। ऐसा नहीं है कि अगर आपको लग रहा है कि नोटिस आया है और आप ये कैजुअल अप्रोच के साथ उसमें नहीं लाइटली नहीं लेना है उसको बिल्कुल भी। आप उस नोटिस को स्टडी करें, किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी है उस नोटिस को समझने के लिए, नेक्स्ट स्टेप्स पूछने हैं तो आप प्रोफेशनल को ज़रूर अप्रोच करें। और गलत रिपोर्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं देनी है, जो फैक्ट्स हैं, जो सही चीज़ है वो ही आपको विभाग को बताना है, और जो भी टैक्स ड्यू बनता है उसको आप ज़रूर पे करें। तो जैसे कुछ लोगों को नोटिस मिले हैं तो उनका मतलब कई लोग सोचते हैं कि इसमें स्क्रूटनी होनी है, मतलब नोटिस मिलने का मतलब यही होता है कि स्क्रूटनी तय है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको नोटिस मिला है, मैंने यही कहा, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करें कि किस चीज़ का नोटिस है। क्या वो डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस है? आपने जो रिटर्न भरी, कई बार उसमें डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाता है। आपने जो बैलेंस शीट डाली वो मैच नहीं थी, या आपने गलत फॉर्म ले लिया, ITR जो 1, 2, 3, 4 होते हैं वो अगर आपने गलत फॉर्म सेलेक्ट किया, इस तरीके से ऑडिट एप्लीकेबल था बट ऑडिट नहीं आपने कराया, बहुत सारे कारणों से डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ सकता है। तो अगर वो डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस है तो आप उसको ठीक करें त्रुटि को 15 दिन के अंदर अंदर, और आप उसको ठीक करके डालें। तो आप ये देखें कि किस चीज़ का नोटिस है, उसके बाद ही मतलब आप कुछ भी उस पर एक्शन लें। मतलब जो इनकम टैक्स विभाग है, सबसे 5 ऐसी चीज़ें कौन सी होती हैं जिस पर सबसे पहले टारगेट करके नोटिस भेजता है? देखिए आप मतलब इसको इस तरीके से लीजिए कि जो आपकी इनकम है आप उसको AIS TIS एक रेडी ऐसा डॉक्यूमेंट हो गया है आज की डेट में, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा डॉक्यूमेंट है रेफरेंस के लिए। जितनी इन्फॉर्मेशन AIS TIS में आ रही है वो तो आपको मैच करके डालनी ही डालनी है। जैसे और जहाँ पे भी जैसे शेयर्स का हो गया, प्रॉपर्टी की कोई सेल परचेज हो गई, कोई आपको लग रहा है कि कोई रेंटल इनकम आ रही है आपके पास, कोई बिजनेस की इनकम है, कोई सैलरी की इनकम है, जितनी भी इनकम्स हैं आपको डिक्लेयर करके चलनी है सही सही।
AIS और TIS दोनों में डिफरेंस क्या है? एनुअल इंफॉर्मेशन समरी और टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी। और जैसे अगर कोई जानकारी AIS में क्या क्या बेसिकली आपको डिक्लेयर करना होता है? AIS में आपको डिक्लेयर कुछ नहीं करना है, गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक जो गवर्नमेंट के पास डाटा अवेलेबल है उसके बेसिस पे गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट बनाई है, उसको नाम दिया एनुअल इन्फॉर्मेशन समरी। तो वो समराइज फॉर्म में जितनी गवर्नमेंट के पास इन्फॉर्मेशन गई हुई है वो आपको एक मौका देती है कि आप इसको देखें, इसको समझें। कोई अगर लग रहा है कि किसी ने गलत रिपोर्टिंग की है किसी ने, तो आप उसमें फीडबैक दें, और अगर सही रिपोर्टिंग है सारी तो उसके बेसिस पे आप एक रिटर्न डाल सकते हैं अपनी। और TIS में उसका वो एक बेसिकली एक समराइज फॉर्म है, एक डिटेल्ड रहता है, एक डिटेल्ड वर्जन है उसका इन्फॉर्मेशन का और एक समराइज्ड वर्जन। अब जैसे कई लोग जैसे भरने मतलब गलती हो जाती है लोगों से, तो कई लोग नोटिस का जवाब खुद ही दे देते हैं। अब कई लोगों को समझ में भी नहीं आता है, तो क्या वो सीधा इनकम टैक्स विभाग के ऑफिस जाए या पोर्टल पे जाए या किसी CA के पास जाए? देखिए, अगर नोटिस जो है वो मैंने वही कहा कि किस कारण से आया ये देखना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि कोई छोटा नोटिस है, कोई सेविंग बैंक का मिसमैच हो गया है, कोई अगर आपको लगता है कि आप हैंडल कर सकते हैं इस नोटिस को अच्छे से, तो आप खुद भी करें। बट ज़्यादा ये बेनिफिशियल रहेगा आम जनता के लिए कि आप किसी एक्सपर्ट की, किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेके नोटिस का रिप्लाई डालें, क्योंकि अगर गलत रिप्लाई डाल देते हैं तो उसके काफ़ी हार्श कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। 1 अप्रैल 2026 से नए एक्ट लागू होने हैं इनकम टैक्स विभाग के, तो इसमें क्या नया होने वाला है? देखिए, जो अभी प्रेजेंट डे इनकम टैक्स एक्ट है वो 1961 में पास हुआ था, तो काफ़ी मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि काफ़ी टाइम से हम इसी एक्ट को चला रहे थे, इसी में अमेंडमेंट्स कर रहे थे, चेंजेस कर रहे थे, और जो लैंग्वेज भी थी एक्ट की वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। तो गवर्नमेंट का ये एक प्रयास है गवर्नमेंट की तरफ से कि जो इनकम टैक्स एक्ट है उसकी जो लैंग्वेज है वो सिंप्लीफाई की जाए और कोई आम जन उसको पढ़ के और उसमें से अपने लिए आराम से इंटरप्रिटेशन कर सके चीज़ों की। बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से यही प्रयास है कि जो पुराना एक्ट है मोर और लेस वही सब चीज़ें एक सिंपल फॉर्म में, एक सिंपल तरीके से वो उन्होंने उसको पेश किया है। तो जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए इसमें क्या नया होगा? देखिए, मोर और लेस सब कंसिस्टेंसी ही मेंटेन की है। जो पुराना एक्ट है और नया एक्ट है, कुछ ऐसे बड़े बदलाव नहीं है जनमानस के लिए। जो सैलरी के सेक्शन थे जैसे न्यू रिजीम, ओल्ड रिजीम, वो कंटिन्यू की जाएगी। मोर और लेस सेम ही रहेगा, बस सिंप्लीफिकेशन इस तरीके से की गई है जैसे प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर को लेके पहले काफ़ी कन्फ्यूजन रहता था लोगों में। एक फाइनेंशियल ईयर भी होता था, तो फाइनेंशियल ईयर जैसे मान लीजिए 24-25 है, तो उसको इनकम टैक्स की एक्ट के हिसाब से 24-25 प्रीवियस ईयर की रिटर्न आपको डालनी है, और वो नेक्स्ट ईयर जो है 25-26 उसको असेसमेंट ईयर कहा गया था। तो अब उसको चेंज करके नए एक्ट में सिंपल एक टैक्स ईयर बोला गया है कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 इज इक्वल टू टैक्स ईयर 24-25। तो एक जो एक कन्फ्यूजन रहता था कि क्या प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, इस तरीके के छोटे छोटे सिंप्लीफिकेशंस किए गए हैं जिससे एक सिंप्लिसिटी और आए चीज़ों में। अच्छा, इसमें ये भी आएगा कि जैसे मान लीजिए 1 अप्रैल से लागू हो जाता है, तो इसमें टैक्स पेयर्स के पास ऑप्शन होगा कि ये जो नया टैक्स एक्ट है इसी में उनको भरना है, या इनके पास ऑप्शन होगा कि हम पुराने एक्ट से भरें या नए टैक्स से भरें? नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा, बिकॉज 1 अप्रैल अब जो 26 है उससे नया इनकम टैक्स एक्ट लागू हो जाएगा। ऑलरेडी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने उसको पास किया हुआ है, तो इसमें अब आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप न्यू एक्ट में भरना चाहिए या ओल्ड एक्ट में। आपको रिटर्न तो न्यू एक्ट में ही भरना है, बस उसमें कुछ ऐसे मेजर चेंजेस नहीं है। बट आप ये है कि आपके पास ये ऑप्शन रहेगा कि आप सैलरीड हैं या बिजनेसमैन हैं, तो आप न्यू रिजीम या ओल्ड रिजीम जो पहले होती थी, आप वो ऑप्शन अभी भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको न्यू रिजीम में फाइल करना है या ओल्ड रिजीम में। तो इसमें नए एक्ट में बेसिकली ये भी ऑप्शन हो सकता, मतलब ये भी होगा ना, जो अभी छोटी इनकम वाले हैं वो कई लोग फाइल नहीं कर रहे हैं, तो इनके लिए भी कोई ऑप्शन होगा कि भाई अगर आप भरना चाहते हो तो आप भर सकते हो? देखिए, अभी जो फाइन प्रिंट है वो आया नहीं है। अभी जो फाइनेंस एक्ट आएगा, जो अब फेब में जो बजट पेश होगा, उसमें इसके बहुत सारे रूल्स और रिलेटेड रेगुलेशंस अभी आएंगे, तो फाइन प्रिंट उसके बाद ही आएगा। तो उसके लिए अभी हमें वेट करना पड़ेगा कि क्या क्या रिलैक्सेशन दी जाएंगी। तो इसमें ऐसा कोई आइडिया है अभी कि क्या क्या रिलैक्सेशन दिए जा सकते हैं? देखिए, जो लास्ट ईयर का बजट था उसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी एक ऊंची छलांग लगाई थी, जिसमें बहुत एक लार्ज लेवल पे रिलीफ दिया गया था। 12 लाख तक कोई
टैक्स नहीं था और 24 लाख तक की इनकम से ऊपर ही 30% का स्लैब कर दिया था। और उसके बाद GST 2.0 जब आया गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें भी जो आम लोगों की यूज़ की चीज़ें हैं उस पर भी बहुत टैक्सेशन कम किया गया था। तो लास्ट ईयर में ये है कि बहुत टैक्स का रिलीफ दिया गया है जनरल लोगों के लिए। तो अब इसमें इसके बहुत ज़्यादा कोई ऊपर बहुत बड़ा कोई रिलैक्सेशन आएगा गवर्नमेंट की तरफ से, इसकी उम्मीद कम है। बट ये हो सकता है ज़रूर कि कोई टारगेटेड या स्पेसिफिक चीज़ों से लेके जहाँ पे भी गवर्नमेंट को लगे कि ये चीज़ हमें इंसेंटिवाइज करना है, उन चीज़ों का ज़रूर एक हो सकता है कि रिलैक्सेशन गवर्नमेंट की तरफ से आए। ओके। अच्छा, इसमें एक जैसे हम अब लगातार आगे बढ़ रहे हैं, देश भी तरक्की कर रहा है और इसमें नई नई टेक्नोलॉजी भी आती जा रही हैं, जैसे एआई का हर जगह, मतलब गवर्नमेंट अब मेरे ख्याल से ज़्यादातर चीज़ों में अपना एआई का इस्तेमाल करती है। तो क्या ये जो आने वाले एक्ट होंगे इसमें टैक्सेशन का, टैक्स चोरी का, इसमें भी एआई का इस्तेमाल किया जाएगा? देखिए, गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर फोकस कर रही है कि डाटा का एनालिसिस, डाटा का पूरा उनको इतना लार्ज स्केल डाटा उनके पास हो गया है, सब विभाग से उनके पास डाटा आता है, उनका आपस में कोरिलेशन, कहीं पे भी कोई मिसमैच है, मान लीजिए आप इनकम टैक्स में कुछ कर रहे हैं, बैंकिंग में कुछ दिखा रहे हैं, GST में कुछ दिखा रहे हैं, तो वो इस तरीके के मिसमैचेस गवर्नमेंट के पास आज की डेट में ऐसे ऐसे टूल्स हैं जिसके बेसिस पर वो बड़े आराम से आपकी वो मिसमैचेस को चेक कर सकते हैं। ई-वे बिल का डाटा है, ई-इनवॉइसिंग का डाटा है, SFT की रिटर्न्स हैं, तो ये सब आपको मिसमैचेस नहीं करने। अब इसको चाहे आप AI कह लीजिए या आप इसको और कुछ जवाब बोल दीजिए, बट गवर्नमेंट के पास ऐसे टूल्स हैं जिनके बेसिस पर वो ये बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि आप मान लीजिए जो आप फाइलिंग्स कर रहे हैं उसमें वेरियस डिपार्टमेंट्स में कहीं मिसमैचेस तो नहीं है। ओके। अच्छा, इसमें एक ये भी चीज़ आती है ना कि जैसे मान लीजिए कि मैं जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ वो तो ठीक है, बट जो मैंने कैश ट्रांजैक्शन किया उसको कैसे पकड़ा जा सकता है? देखिए, कैश ट्रांजैक्शंस को लेकर आपको जो है प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने बहुत ज़रूरी हैं। जो इनवॉइसेज हैं आपके, जो सेल्स काट रहे हैं आप, उसके इनवॉइसेज आपके पास होने चाहिए। अगर आप UPI से आप कोई भी पेमेंट्स ले रहे हैं अपने अकाउंट में, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो कैश ट्रांजैक्शन है। आपके बैंक अकाउंट में अगर वो आए हैं पैसे तो आपको उनको रिपोर्ट करना है, आपको सेल दिखानी है, आपको GST रिटर्न में उसको दिखाना है, इनकम टैक्स आपको उस इनकम पर देना है। आप उसको लाइटली बिल्कुल मत लें, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शंस पे गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस रहता है और आप ये नहीं कह सकते कि कैश ट्रांजैक्शन को आप कहीं भी रिपोर्ट नहीं करेंगे। ये जो नया एक्ट आएगा तो इसमें क्रिप्टो और आपका शेयर मार्केट, इससे रिलेटेड भी कोई एक्ट, मतलब एक्ट आ सकता है या कोई नया नियम लागू हो सकता है इसमें? देखिए, नया नियम क्या लागू होगा ये तो अभी बजट के बाद ही कुछ इस पर ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। बट ये ज़रूर है कि गवर्नमेंट ने एक्ट में अब वर्चुअल डिजिटल एसेट जिसको बोलते हैं, क्रिप्टो भी जैसे उसी का एक पार्ट है, तो वो गवर्नमेंट ने अब क्लियर कट उसकी डेफिनेशन दे दी हैं। पुराने एक्ट में भी क्रिप्टो की ट्रांजैक्शंस पर काफ़ी हाई टैक्सेशन था, उसके लॉसेस का भी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता था और सिर्फ जो इनकम्स थी उस पर टैक्स देना होता था। तो आने वाले जो एक्ट है उसमें अभी जो फॉर्म्स वगैरह और रिलेटेड रूल्स आएंगे उसके बाद हमें एक बेटर जानकारी मिलेगी कि उसके रिलेटेड क्या रूल्स हैं। बट नो डाउट गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस उस चीज़ पे रहेगा। जैसे गवर्नमेंट अक्सर ये बोलती है ना कि क्रिप्टो देश में बहुत ज़्यादा अब लोग इन्वेस्ट करने लगे हैं तो इस पर सख्त नियम होने चाहिए। जैसे कई बार जो रेगुलेटरी हैं वो भी कहती हैं कि भाई क्रिप्टो बहुत खतरनाक है, लेकिन कुछ लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, टैक्स भी लगता है इसमें। तो इसमें ऐसा कोई आइडिया है कि इस पर जो अभी तक जो नियम हैं ये नए वाले एक्ट में और ज़्यादा सख्त हो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से पूरा इस चीज़ पे फोकस है कि उनको गवर्नमेंट को क्रिप्टो को प्रमोट नहीं करना है उनको। और अगर कोई कर भी रहा है तो आप ये देखिए गवर्नमेंट की जिस तरीके की पॉलिसीज़ हैं, जैसे अगर आप लॉस कर रहे हैं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं, और अगर गेन कर रहे हैं तो उस पर काफ़ी हाई टैक्सेशन है। तो गवर्नमेंट की इंटेंशन कुल मिलाकर यही है कि किसी ना किसी तरीके से उसको डिसवेड करें कि उसको नहीं लोग करें। अभी क्रिप्टो पर जैसे अगर आपका गेन होता है तो उस पर कितना टैक्स लगता है? 30%। 30%। ओके। और शेयर मार्केट का अलग है इसमें? शेयर मार्केट अलग है। शेयर मार्केट तो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, या आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, बिजनेस इनकम दिखा रहे हैं, उसके हिसाब से। और ये जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी हो गई और गोल्ड लोन हो गया, उस पर कितना क्या टैक्स है? प्रॉपर्टी की सेल जो आप करते हैं उसमें डिपेंड करता है शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। 12.5% लॉन्ग टर्म पर और 20% शॉर्ट टर्म पर गेन जो है उस पर लगता है टैक्स। नए एक्ट में जो सैलरीड लोग हैं और पुराने एक्ट में, दोनों में क्या डिफरेंस, उनके लिए फ़ायदा या नुकसान क्या हो सकता है? देखिए, ये फाइन प्रिंट अभी आया नहीं है, मोस्टली कंसिस्टेंट रहेगा, कोई ऐसा लार्ज स्केल चेंजेस नहीं आएंगे।
बट जो फाइन प्रिंट है वो अभी आया नहीं है, वो आने वाले बजट के बाद ही उस पर क्लैरिटी मिलेगी कि क्या उसमें आएगा। तो ये जो नया टैक्स लागू होगा 1 अप्रैल से, अभी तो इसमें समय है, तो इसमें ऐसा कोई आइडिया कि सरकार क्यों लाना चाह रही है, इसका मकसद क्या है? देखिए, सिंप्लीफिकेशन ही सरकार का मेन गोल है। 1961 का जो एक्ट था वो काफ़ी पुराना हो गया था, इतनी सारी उसमें अमेंडमेंट्स हो चुकी थी, इतने सारे चेंजेस हो चुके थे। तो गवर्नमेंट का ये था कि एक सिंप्लीफाई करके उन सेक्शंस को एक प्लेन लैंग्वेज में लिखा जाए ताकि सिंप्लीफिकेशन की ओर चीज़ें जाएं। तो इसका असर लगभग सभी पर पड़ेगा, जो टैक्स पेयर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, सैलरीड है, सब पर ही आएगा, बिकॉज नया एक्ट है तो उसमें फेमिलियरिटी लाने में उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, नए सेक्शंस हैं, मतलब उस सेंस में थोड़ा सा आपको फेमिलियर होने में 1-2 साल का टाइम देना पड़ेगा चीज़ों को। ये जो नए टैक्स एक्ट लागू होंगे तो इसमें जो प्रॉपर्टी है, जैसे मान लीजिए जिसकी बाहर प्रॉपर्टी है, जो बाहर जॉब कर रहे हैं, अपना घर पैसा भेज रहे हैं या बाहर इन्वेस्ट कर रखा है, तो उन पर क्या प्रतिबंध लगेंगे या उन पर पैनी नज़र रखी जाएगी? अक्सर ये होता है जो बाहर इन्वेस्ट करते हैं अपना, वो अपना इनकम छुपा लेते हैं, तो इस पर कार्रवाई हो सकती है क्या इन पर? नए एक्ट में इसके लिए अलग से प्रावधान होगा? नए एक्ट में क्या प्रोविजंस होंगे इस पे क्लैरिटी अभी इतनी नहीं है, बट डेफिनेटली अगर कोई भी आपके फॉरेन एसेट्स हैं, जैसे कि इस बार भी हमने दिसंबर में देखा, अगर कोई फॉरेन एसेट्स हैं आपके रिटर्न में और आपने वो डिक्लेयर नहीं किए हैं, तो गवर्नमेंट को ये मान के चलिए कि आपके फॉरेन एसेट्स के बारे में ऑलरेडी जानकारी है। गवर्नमेंट ने आपको एक मौका दिया कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बेसिस पर आप आगे बढ़ के खुद से उसको डिक्लेयर कर दें, और जिसने किया गवर्नमेंट ने उसको कुछ कहा भी नहीं। बट अगर नहीं किया किसी ने डिक्लेयर तो गवर्नमेंट नो डाउट उस पर एक्शंस लेगी। आने वाले एक्ट में भी वो चीज़ आगे प्रिंसिपली सेम ही रहेगी। अगर फॉरेन एसेट्स हैं, फॉरेन इनकम है, कुछ भी हैं, तो आपको जो उस पर टैक्सेशन है, जो डिक्लेरेशंस हैं, जहाँ पे भी जो फाइलिंग करनी है वो करें उसको, तो ही फ़ायदा है आपके लिए। तो बेसिकली ये है कि जिनका आईटीआर अभी रिवाइज है उनके पास एक अपडेटेड आईटीआर का ऑप्शन है, और जिनका अभी आईटीआर रिफंड नहीं आया है तो उनको टेंशन की ज़रूरत नहीं है, वो अभी उनका लगभग 10 से 15 दिन में आईटीआर आ सकता है, और जो नए एक्ट हैं वो बजट के बाद ही पता चलेंगे। ठीक है, तो खैर जिनका भी आईटीआर नहीं आया है, जिनका आईटीआर रिफंड नहीं आया है, उनको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 10 से 15 दिन में आपका आईटीआर रिफंड आ जाएगा, और जिन्होंने अभी तक रिवाइज आईटीआर नहीं फाइल किया है वो उनके पास एक ऑप्शन है अपडेटेड आईटीआर, आप वहाँ जाके इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाके इसे फाइल कर सकते हैं। सिद्धार्थ जी बहुत बहुत थैंक यू।